सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से। आपको हमारा कल का शो जो है वो याद होगा, जागदे हो जम्मू वाले हो, जो हम एक फ़न वे में करते हैं, लेकिन उस फ़न वे में करने के साथ साथ कई और ज़मीनी मुद्दे भी जो हैं, जो सरकार तक नहीं पहुंच पाते या जनता के सामने नहीं आ पाते, वो कई मुद्दे जो हैं वो हम तक पहुंचते हैं और फिर हम उन मुद्दों पर जो हैं वो काम करते हैं, ताकि जो व्यूअर्स हमें कमेंट कर रहे हैं उनको ऐसा ना लगे कि वो सिर्फ कमेंट किया और हमने उनकी उस कमेंट को जो है वो कहीं नज़रअंदाज कर दिया। तो आपको याद होगा हमारे एक इसी शो में जो हमने ऑफिस को लेकर किया, जहां पर रेड्स जो है वो डिप्टी सीएम ने जो है वो छापेमारी की और कई लोगों को सस्पेंड किया। उसमें एक व्यूअर थे हमारे कुलभूषण जी, उन्होंने कमेंट किया था कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर करके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज़ जो हैं वो 5 महीने से जो हैं वो पेंडिंग है, वो नहीं आ पा रही हैं। तो मेरे साथ फ्रेम में आज आप देख रहे हैं, हमने इनके साथ कांटेक्ट किया और चाहा कि उन एम्प्लॉयज़ की आवाज़ जो है हम जनता तक भी रख पाएँ और प्रशासन तक, जो नई सरकार आई है वहाँ तक भी रख पाएँ और एलजी साहब तक भी रख पाएँ, ताकि इन लोगों की क्या मुश्किलातें आ रही हैं, 5-5 महीने की सैलरी पेंडिंग क्यों है। और इनसे बात कर ये पता चला कि ये कोई कंट्रैक्चुअल बेस एम्प्लॉयज़ नहीं है, दीज एम्प्लॉयज़ आर परमानेंट एम्प्लॉयज़ और तकरीबन 2000 से 2500 इनकी स्ट्रेंथ है, जिनकी परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं और 5 महीने से सैलरी जो नहीं आ रही। तो कुलभूषण जी जो कल अपना व्यू इन्होंने दिया था कमेंट में, आज मेरे साथ फ्रेम में बैठे हैं, ताकि हम ये भी कन्वे करना चाहते हैं कि जो भी कमेंट आप लोग करते हैं, अगर आप उस मुद्दे को यकीनी तौर पर और ज़मीनी तौर पर जो है हमारे साथ बैठकर हमारे स्टूडियो में आप बात करें, आपकी आवाज़ जो है पहुँचाई जाएगी। कुलभूषण जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने एक तो शुक्रिया ये कि आप हमारे जागदे है जम्मू वाला जो शो है उसको आप देखते हैं और हमें भी फॉलो करते हैं, पेज को भी फॉलो करते हैं और अपना कीमती सुझाव जो है, आवाज़ जो है वो आप ज़रूर उठाते हैं। आपने एक मुद्दा डिस्कस किया हमारे साथ कि हेल्थ फैमिली वेलफेयर करके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी 5-5 महीने की सैलरी जो है वो आई नहीं है और परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनका कामकाज क्या है, कैसे ये लगते हैं और ये परमानेंट हैं और कितनी सैलरी इनकी रहती है, और क्या ये पेंडिंग आज से ही पेंडिंग है या पहले भी कभी ऐसा होता है कि 5-5 महीने पेंडिंग सैलरी नहीं आती? ये सर एक्चुअली बात ये है कि जब से ये एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेड 2211। अच्छा, ये 2211 क्या है? ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट का हेड है। 2210 से 2211 है। अच्छा, ये दो मतलब कैटेगराइजेशन है ये, 2210 और 2211। तो 2210 में भी यही हाल है कि वहाँ पर भी सैलरी पेंडिंग है? 2210 वाली परमानेंट वो मंथली निकलती है। अच्छा, उनकी रेगुलर सैलरी आ रही है, हर महीने उनकी सैलरी आती है। 2211 के जो सब सेंटर्स मतलब फील्ड एरिया में है ना, फील्ड में लगे हुए हैं, उनकी सैलरी नहीं आती है। 5-5, 6-6 महीने अभी भी जून से सैलरी नहीं आई है। जून से सैलरी नहीं आई है। तो ये जो एम्प्लॉयज़ हैं इनको हम क्या कह सकते हैं, इनकी अगर डेजिग्नेशन को अगर हमें डिफाइन करना हो तो किस तरह से इनको बुलाया जा सकता है? ये फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर हैं। अच्छा, फीमेल मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर होते हैं, परमानेंट है, जस्ट लाइक जैसे नर्सिस होती हैं हमारी, है ना, वैसे उस तरह से होते हैं जी। अच्छा, मैं कल फिर गलत बोल गया, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स, वो गलत हो गया फिर। वो ये परमानेंट है, ये परमानेंट है, वो तो कैजुअल से, वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस है वो तो। 2210 में 2210 वाले जो है उनकी रेगुलर सैलरी आती है, मंथ आफ्टर मंथ ये आती रहती है। लेकिन इनके तो 5-6 महीने सैलरी नहीं आती है। सैलरी नहीं आती। तो ये सैलरी जो नहीं आती है इसकी वजह क्या है? सर वजह तो आज तक हमें भी कोई पता नहीं चला क्या वजह है इसकी। अच्छा, डायरेक्टर ऑफिस में पूछो, वो बोलते जी फंड्स नहीं आते हमारे सेंटर से। अच्छा, आप मतलब ये सेंटर की स्कीम के अकॉर्डिंग लगे हुए हैं? ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, उसके तहत है आपके पैसे। तो ये पैसा जो इनकी सैलरी है वो सेंटर से आनी है। अब हमें तो यही चीज़ बोलते हैं कि वो मतलब सेंटर से आते हैं, हमें तो इस चीज़ का पता नहीं है, क्योंकि हम मतलब जब इन्होंने अपॉइंटमेंट इनकी हुई है, इनके तो ये पता नहीं था कि 2211, 2210, 2211 में आती है, 2210 में मतलब 2211 में नहीं आती है, 2210 में
आती है। ये तो एम्प्लॉयज़ को पता नहीं होता, ये बाद में चेंज करके, पहले तो एक ही डायरेक्टर था ना इनका हेल्थ सर्विसेज का, मतलब पहले एक ही था, कैटेगराइजेशन बाद में की गई 2210 और 2211। 2210 को रेगुलर सैलरी मंथली आ रही है, इनको जो है 6 महीने, वो भी सेंटर स्कीम में 2210 वाले, वो नॉन प्लान में, वो तो स्टेट मतलब यूटी में आते हैं। हाँ, वो स्टेट अभी तो यूटी है, यूटी में आते हैं, यूटी में, तो उनकी सैलरी मंथली आती है, उनकी मंथली आती है। अच्छा। तो 2211 वाले के उनके तो आते नहीं है। अब 2210 में जो भी नर्सेज ये फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर लगी हैं, ट्रेनिंग सेम है, मतलब डेजिग्नेशन सेम है, कामकाज भी सेम है, कामकाज सेम है। अब ये फील्ड में लगाए हैं, सब सेंटर्स में लगाए हैं, अब ये इनकी गलती तो नहीं है, एम्प्लॉयज की गलती हो सकती है। ये तो उनको देखना चाहिए था ना, एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए इनको कि इनकी सैलरी क्यों बंद है, क्यों नहीं आती। इस पर कभी डिपार्टमेंट से बातचीत होती है, वो क्या कहते हैं कि फंड में कहाँ कमी है? क्योंकि जब हम सेंटर की बात जब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सेंटर के पास पैसा नहीं है, केंद्रीय मंत्री बोलते हैं, नितिन गडकरी जी बोलते हैं बहुत पैसा है, ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है देने के लिए। एम्प्लॉयज़ क्या करता है, अपने ऑफिसर के पास जाएगा, ऑफिसर बोलता है हमारे पास बजट ही नहीं आई है, तो वो डायरेक्टर ऑफिस में पूछता है, डायरेक्टर ऑफिस वाले भी बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं आई हुई है अभी। तो अभी इस चीज़ का क्या पता है, एम्प्लॉयज़ को क्या पता है, ये तो ऑफिसर को पता होगा। ये तो परमानेंट नौकरी है, गवर्नमेंट की नौकरी है, सरकारी नौकरी है। तो अगर सरकारी नौकर अगर वो बनकर काम कर रहे हैं, अपनी सर्विस पूरी जनता को अगर वो दे रहे हैं, तो सरकार का फर्ज बनता है कि उनको मंथली सैलरी देनी चाहिए मेरे हिसाब से। अभी मतलब जून से लेकर अभी पेंडिंग सैलरी है, और कितने एम्प्लॉयज़ होंगे ये टोटल जिनकी सैलरी पेंडिंग होगी? ये लगता है 2200 से 2500 तक कितने एम्प्लॉयज़ हैं ये। अच्छा, मतलब 2000 से 2500 के बीच में है। और सैलरी कितनी होती होगी इनकी? सैलरी जो भी आ जा रहे, मतलब न्यू अपॉइंटमेंट भी होगी ना इनकी, तो 60 से वही है। अच्छा, हाँ 60 से, मतलब 60,000 से ऊपर अगर न्यूली अपॉइंटमेंट होती है, तो इसमें जो लोग जिनकी सैलरी नहीं है पेंडिंग, वो कितने साल से काम कर रहे हैं इस पर? ये तो काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, 2004 मतलब। अच्छा, मतलब 15-20 साल हो चुके हैं 2004 की बात करें। मेरा कलीग है वो 92 में लगा हुआ है। अच्छा, 92 में। तो उनकी सैलरी पहले रेगुलर आती थी या पहले भी इसी तरह से आती थी? पहले ये तो हमें पता नहीं है, जब से हमें अड़चन पड़ी है इस चीज़ की, तो तब से हमें पता लगा ना। आपको अड़चन कब से आनी शुरू हुई है ये? हाँ, हमें 2016 के बाद आना, 16 के बाद आना, 16 के तो बाद आना। 16 से लेकर सरकार रही है, उसके बाद स्ट्राइक भी हुई थी। उसके बाद स्ट्राइक हुई थी एक बार, जब हमारे ये बाली बागी जी थे, 45 दिन की स्ट्राइक हुई थी। अच्छा, तब उन्होंने भी बोला कि आपका जो मसला हल हो जाएगा, इनकी स्ट्राइक जो है ऑफ हो गई। वो भी सैलरी को लेकर ही थी? यही सैलरी को लेकर, मतलब रेगुलर नहीं आती है, इसी को लेकर थी? इसी को लेकर थी। उसके बाद फिर ये हुकूमतें चेंज हो गई, उसके बाद एलजी प्रशासन आ गया। हाँ, एलजी नहीं, उसके बाद ये गवर्नर आया, गवर्नर राज आया, उसके बाद फिर एलजी आ गया, आखिर तो एलजी आ गए। गवर्नर जब आया तभी स्ट्राइक हुई थी, मलिक साहब थे ना, तब भी नहीं आ रही थी। मतलब ये 16 से आपको कंटिन्यूसली जो है ये प्रॉब्लम जो है आपके साथ चल रही है, 2211 के साथ। हाँ, 2210 के साथ सही है सब? 2210 की सैलरी आती है उनकी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं, अब नुमाइंदे चेंज हुए हैं, सरकार चेंज हुई है, और सरकार ये कह रही है कि आहिस्ता आहिस्ता हम सब चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नई नुमाइंदों से कोई मुलाकात हो रही है कि ये 5-5 महीने की सैलरी पेंडिंग है हमारी, और आप कह रहे हैं 60,000 तो यकीन मानिए कि 2.5-3 लाख रुपया एक बंदे का हो गया पेंडिंग, और 2500 आप बता रहे हैं स्ट्रेंथ है। तो फंड आने में परेशानी हो सकती है क्या? कोई आपका कोई डेलीगेट जो है वो नए नुमाइंदों से मिल रहा है? अभी एक प्रेस रिपोर्टर ने अब शायद राजौरी पुंछ में हमारी ये स्किन इटोजी गई हुई थी वहाँ पे, तो किसी रिपोर्टर ने पूछा कि ऐसे फीमेल मल्टीपर्पज जो है उनकी नहीं आ रही है। वो बोल रहे हैं कि परमानेंट एम्प्लॉइज की ये ऐसी होनी नहीं चाहिए, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाँ, कभी अगर फंड्स नहीं है वो लगे, लेकिन परमानेंट की एम्प्लॉइज की ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर परमानेंट और प्राइवेट में फ़र्क ही क्या रहा? फिर अगर सैलरी 4-4 महीने 5-5 महीने अगर वेट करना पड़े, तो फिर सरकारी नौकरी क्यों करनी? फिर तो प्राइवेट नौकरी कर ले इंसान। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स हैं। कईयों ने लोन लिया हुआ है, किस्तें जा रही हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बोलूँ, एक मैडम थी, तो उसका
ऐसी परेशानी, बच्चा बाहर भेजा हुआ, उसने केरला में भेजा हुआ, अच्छा। किसी से उठा के 1 लाख रुपये बच्चे को दिया। हाँ, वो रोती है, कहती है 27 मेरी किस्त जा रही है, मैं क्या करूँ। तो वो किस्त कैसे भर पा रहे होंगे फिर? 5 महीने हो गए, 6ठा महीना अभी है, दिसंबर में 6ठा महीना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बहुत परेशानी की बात है जी। ये तो जो नए नुमाइंदे हैं, और एलजी साहब को भी ये देखना चाहिए, केंद्र की सरकार को भी देखना चाहिए। ये अगर ये केंद्र से पैसा आना है और 2000 से 2500 लोग जो हैं उनकी 5-5 महीने की, मतलब जिस तरह की तनख्वाह ये बता रहे हैं 60,000, अगर न्यूली अपॉइंट भी होगा तो जिसकी 15-20 साल होंगे यकीनन उसकी 70-80 हज़ार भी तनख्वाह हो सकती है उसकी। तो ये 2.5-3 लाख, 3 मतलब 2 से 4 लाख के बीच जो है वो पैसा इनका पेंडिंग है 5-5 महीने से। और बच्चों की क्योंकि नेचुरली बात है, देखिए जितनी बड़ी तनख्वाह होती है लोन भी उतना बड़ा होता है, उसकी ईएमआई भी उतनी बड़ी होती है, बच्चों की पढ़ाइयाँ भी उतनी बड़ी होती हैं, उनके खर्चे भी उतने बड़े होते हैं। क्योंकि जब पैसा अगर अच्छी सैलरी पे है तो माँ बाप का फ़र्ज़ बन जाता है और उनकी ख्वाहिश होती है कि बच्चों को हम अच्छी तालीम दिलाएं, अच्छे कॉलेज में डालें, गाड़ी अच्छी लें, हमारा मकान अच्छा हो। तो ये सब चीज़ें फिर भी इतनी सैलरी होने के बाद भी लोन्स, ईएमआईज़, एजुकेशनल लोन्स, गाड़ी की किस्तें, ये सब चीज़ें जो हैं, और जब ये लगी हुई हैं तो उनको टाइम सिर अगर देना पड़ता है, और नहीं दें तो बैंक वाला रिकवरी करने के लिए फ़ोन करता है, आपकी गाड़ी उठा ले जाएंगे, आपका बैंक जो है वो हमारे का घर जो है हमारे पास मॉर्टगेज है, आप किस्त दीजिए। या स्कूल की, कॉलेज की फ़ीस नहीं गई है तो कॉलेज वाले फ़ोन करते हैं कि भाई आपके बच्चे की अगर फ़ीस नहीं आई हम उसको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। तो ये कई ज़मीनी मुद्दे जो हैं, इन मुसीबतों से गुजर रहे हैं ये लोग। बहुत मुश्किल है इनके लिए, बहुत। मैं ये चाह रहा हूँ कुलभूषण जी, अच्छा ये आप कुछ दिखाना चाहते हैं, ये क्या है? हाँ, ये देखो, ये एलजी साहब से एक डेलीगेशन मिला था तब इनका, तो तब इन्होंने देखो अप्रोच किया, एसी अप्रोच पोजीशनिंग ऑफ एडवांस फंड्स फॉर टाइमली सैलरी ऑफ हेल्थ एंड आईसीडीएस स्टाफ। ठीक है, तब ये निकाला कि मैं ये दिखाना चाहूँगा 9 जून 2024 को ये हुई है, हाँ। मीटिंग हुई है, और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल्स अप्रूव्ड पोजीशनिंग ऑफ एडवांस फंड्स फॉर टाइमली सैलरी ऑफ हेल्थ एंड आईसीडीएस स्टाफ, जिसमें राजीव राय भटनागर एडवाइज़र ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर वो मौजूद थे, अटल डुल्लू चीफ सेक्रेटरी वो मौजूद थे, मनदीप कुमार भंडारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर अटेंडिंग द मीटिंग। ये मैं दिखा दूं आपको, ये मैं अपनी वीडियो के साथ जो है वो लगाऊंगा भी ज़रूर। और इसमें तो यही है कि सैलरी जो है वो टाइमली जो करने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। ये ऑर्डर है एक इनका एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल डिसीजन नंबर 6305, ये भी 7-6 जून का ही ऑर्डर है, इसी का ही। इसमें भी जो बताया जा रहा है, इज हेयर बाय अकॉर्डिंग टू पेमेंट ऑफ सैलरीज ऑन रेगुलर बेसिस टू द स्टाफ अंडर डायरेक्टरेट ऑफ फैमिली वेलफेयर एमसीएच एंड इम्यूनाइजेशन। तो ये भी ऑर्डर यही है कि जो टाइमली सैलरी जो है वो इन लोगों की रेगुलर सैलरी आ सके। जिस तरह इन्होंने बताया कि 2210 के अंदर जो जितने भी फीमेल मल्टीपर्पज स्टाफ लगा हुआ है उनकी टाइमली सैलरी हर महीने रेगुलर बेस पर आ रही है, लेकिन 2211 के अंदर जो फैमिली जो फील्ड में लगाई हुई है, जो सब सेंटर्स में फील्ड में लगाई, ये 2210 वाले कहाँ लगे हैं जी? ये आपने सीएचसी हो गए या मेडिकल कॉलेज वगैरह होगी, वहाँ पे हॉस्पिटल्स या क्लिनिक्स जो एसोसिएट्स होते हैं, जो हॉस्पिटल से होते हैं। और ये जो 2211 वाले हैं ये सब सेंटर्स में जो है लगाए, ये ज़्यादातर सब सेंटर्स में होते हैं। सीएचसी में हो सकता है इनकी एक आधी पोस्ट होगी, लेकिन ये फील्ड के ज़्यादा होते हैं। तो अब फील्ड में भी घूम रहे हैं और हर मुकम्मल कोशिश जो है रिमोट एरियाज, दूर दराज एरियाज में भी पहुंचाने की पूरी कोशिश जो है वो इनके सर पर ही जिम्मा है। और इनकी सैलरी जो है वो 5-5 महीने में, और ये कोई नई बात नहीं है। जिस तरह से इन्होंने बताया 2016 में बाली भगत जी हेल्थ मिनिस्टर थे, तब से लेकर गवर्नर रहे सत्यपाल मलिक जी, तब भी ये प्रोटेस्ट करते रहे। एलजी प्रशासन आया तब भी ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब चुनी हुई सरकार आई है, अब ये प्रोटेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं कि जो नई हेल्थ मिनिस्टर हमारी सकीना इट्टू जी आई हैं, उन्होंने भी कहा कि अगर ये परमानेंट है तो ऐसा होना नहीं चाहिए, सैलरी इनको रेगुलर जो है मिलनी चाहिए। हमने देखा जो हमारे जम्मू के 3 नुमाइंदे हैं, सतीश शर्मा जी, सुरेंद्र चौधरी जी, जावेद राणा जी, क्या उनके साथ कोई मेल मिलाप हो पा रहा है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए? शायद कोशिश कर रहे हैं ये, उनसे मिलने से, अपने डिप्टी सीएम साहब से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, सतीश जी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, और सकीना इत्तू जी जो हमारी हेल्थ मिनिस्टर है उससे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी अपॉइंटमेंट मिली नहीं होगी। अब ये कोई पता नहीं है अभी।
लेकिन उम्मीद तो करते हैं। आप क्या अपील करना चाहेंगे एलजी प्रशासन से? नई सरकार उमर अब्दुल्ला सरकार आई है और केंद्र से अगर फंड आना है तो केंद्र सरकार से क्या आप अपील करना चाहते हैं इन एम्प्लॉयज़ के बिहाफ पर? आप देखो, हमारी यूटीज है इस समय एलजी की भी चलती है, हमारे सीएम साहब भी हैं, डिप्टी सीएम साहब भी है। उम्मीद तो काफ़ी रखते हैं कि अब हमारे जो है इसका वो कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाल दें कि मंथ आफ्टर मंथ जो मिलती जाए परमानेंट सैलरी मिले इनको। एम्प्लॉइज़ का क्या है, एम्प्लॉइज़ और नौकरी करता किस लिए करता है, उसका महीने का खर्चा एट द एंड ऑफ मंथ उसको पैसा मिल जाए, अपने खर्चे मीट कर सके, सब चीज़ें वो अपने बच्चों को देखे, बच्चों की उनकी फीसेस जो है वो पूरी हो जाए। लेकिन अगर यही स्ट्रेस रहा तो क्या पढ़ाएंगे, तो क्या अपने वो कहीं जो एम्प्लॉइज़ है, एक मैंने रात को मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे इसमें स्टेटस आया हुआ कि उसकी सिस्टर को कैंसर है। अच्छा, कैंसर है, 4th स्टेज है, लेकिन पैसा नहीं है, क्या करें? मतलब इलाज के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए तो पैसा चाहिए। अब वो नहीं कर पाएगा तो खतरा है, बहन को भी खतरा तो है ही है। ये बहुत मुश्किल है। और मैं अपील करना चाहूँगा एलजी प्रशासन से खासकर इस समय, क्योंकि पावर्स जो हैं वो, चाहे हमारे नुमाइंदे नई सरकार में आए तो हैं, लेकिन अभी बिज़नेस लॉ रूल्स जो हैं वो अभी उनकी कमियाँ हैं, शक्तियाँ जो हैं वो, पावर्स जो हैं वो कम है। हाँ, लेकिन एलजी साहब के पास बहुत बड़ी पावर है इस समय, वो तकरीबन मैक्सिमम पावर जो है एलजी साहब के पास है। तो उम्मीद करते हैं कि एलजी साहब की ये जो मीटिंग हुई है, जो तस्वीर इन्होंने दिखाई कि जून महीने में ये जो तस्वीर है, इसमें एलजी साहब की फ़ोटोग्राफ भी लगी हुई है। और 9 जून को 2024 को ये मीटिंग हुई है और उसमें ये कहा गया है कि टाइमली सैलरी, हर महीने रेगुलर सैलरी हो जाएगी, इसकी आप परवाह ना करें। लेकिन अभी तक इस पर हुआ कुछ नहीं है। और लोगों की, जिस तरह ने बताया कि एक इन्हीं के एम्प्लॉयज़ हैं, उनके बहन को कैंसर है, इलाज कराना है, पैसा चाहिए लेकिन पैसा है नहीं, 5 महीने की सैलरी ही नहीं आई है, बच्चों की फ़ीसें पेंडिंग हैं, कार की EMI नहीं दे पा रहे हैं, घर की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं। तो इस तरह से तो ये यकीन मानिए, सरकारी नौकरी किस काम की फिर ये? इससे अच्छा तो कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहे होते और किसी की सैलरी नहीं आई होती, किसी पर केस तो करते। लेकिन यहाँ तो केस भी किस पर करें, बोलने तक की इजाज़त नहीं है जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, वो केस क्या करेगा? उसके पास भी कोई शक्ति नहीं है कि वो अपने डिफेंड में भी आकर खड़ा हो सके। लेकिन हाँ, गुहार ज़रूर लगा सकता है, मिन्नतें ज़रूर कर सकता है, अपील ज़रूर कर सकता है कि सरकारी नुमाइंदे जो हैं वो इनकी बात सुन लें, इनकी सैलरी, इनका बच्चों का भविष्य, इनकी घर की EMI और इनकी कार्स की EMI, हर एक चीज़ मुश्किलें जो हैं दौर में हैं। और इन दौर में निकालने के लिए नए नुमाइंदे भी उतनी ही कोशिश करें। हम तो यही चाहेंगे। डिप्टी CM सुरेंद्र चौधरी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सतीश शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नई हेल्थ मिनिस्टर आई हैं सकीना एट्टू मैम, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हर कोशिश कर रहे हैं कि जो लूप बैकलॉग जो है उस लूप को ख़त्म किया जाए और हर चीज़ को स्ट्रीमलाइन में जो लाया जाए। तो उम्मीद ये 2211 के जो हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के जो वर्कर्स हैं, इनकी उम्मीदें भी आपसे जुड़ी हुई हैं। उम्मीद करते हैं जी, कुलभूषण जी ने जो हमारे वीडियो में जो कमेंट किया और हमने इनके साथ वादा किया था कि इस मुद्दे को जो है हम ज़रूर सरकार तक पहुंचाएंगे, जनता के सामने भी रखेंगे और सरकार के सामने भी रखेंगे। हमने तो अपना वादा जनाब पूरा कर दिया, जो हमारी पत्रकारिता हमें सिखाती है हमने वो कर दी। अब तो काम जो है वो आप लोगों को करना है। इनकी उम्मीदों पर आप लोग कितना खरे उतरते हैं और इनकी परेशानी, पहले तो इनकी 5 महीने की जो सैलरी है वो इनके अकाउंट में जो है वो जल्द से जल्द मंगाई जाए, इनके डाला जाए, ताकि ये अपने खर्चे जो हैं वो मीट कर सकें, एक्सपेंसेस को। और उसके बाद हर महीने इनकी सैलरी, एक सरकारी एम्प्लॉय है उसकी सैलरी तो हर महीने 1 तारीख को आ जानी चाहिए। आज जो पेंशन है, जिनकी सरकारी नौकरी ख़त्म हो गई है, पेंशनर्स हैं जो, उनकी 1 तारीख को सैलरी आ जाती है। ये तो जनाब अभी सरकारी नौकरी में हैं, अभी काम कर रहे हैं, सरकारी सर्विस दे रहे हैं, जनता को सब चीज़ें कर रहे हैं। और दूर दराज एरिया में भी ये आप ही के ही ये रिस्पॉन्सिबल बंदे हैं जो दूर दराज एरिया में भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स को जो है पहुंचाने में आपकी पूरी मदद कर रहे हैं। तो इनके लिए आपको भी जो है वो खड़ा जो है ज़रूर रहना पड़ेगा। इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सरकारी नुमाइंदों तक हम भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे, उनके नंबर्स पर उनको टैग करें। और उम्मीद करते हैं कि कुलभूषण जी ने जो आवाज़ उठाई, आपका शुक्रिया बहुत बहुत हम तक ये मुद्दा पहुंचाने के लिए। और उम्मीद करेंगे कि सरकार के पास ये मुद्दा हम पहुंचा चुके हैं इस वीडियो के राही। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। और सरकारी नुमाइंदों से यही आखिरी अपील कि इनकी जो
मुसीबतें हैं उनका हल जो है वो आपके पास ही है। फिलहाल दीजिए हमें इजाज़त। मैं हरमीत सिंह, JNK न्यूज़ बस से। जय हिंद।